गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे कोशिका के सेकंड पार्ट के बारे में। ठीक है, सुनिएगा। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे सबसे पहले 6 तक तो मैं पढ़ा चुका था, 6 टॉपिक तक। 7वां टॉपिक स्टार्ट है। सुनिए, बात करते हैं अंतःप्रद्रव्यी जालिका की, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो झिल्ली के अंदर प्रेजेंट है, क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ER। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका काम होता है स्तंभ की काम करना, स्तंभ का काम करना, मतलब एक पिल्लर की तरह काम करना। ठीक है, यानी आंतरिक कंकाल के रूप में एक कार्य करता है, मतलब उसको पूरे अंदर से मजबूत बनाए रखता है। ठीक है, कंकाल की तरह, यानी हम बोन्स की तरह एक उसके अंदर की जो यहाँ पे इसके अंदर बोन की तरह, एक कंकाल की तरह काम करता है। और इसको क्या करता है? आंतरिक का सहायता प्रदान करता है। अंदर इसको सहायता प्रदान करती है कि लोग आपस में ना चिपके। पता चला कोई स्तंभ नहीं है तो सब एक जगह ही हो जाएंगे, ये भी तो दिक्कत है। अगली चीज बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब ये है कि उस पे कोई इस पे स्मूथ है, मतलब कोई सरफेस, और रफ एरिया नहीं है, इस पे कोई रफ एरिया नहीं है। जबकि बात करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ आपको रफ टाइप दिखते हैं। ये सब रफ टाइप क्या है? राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम है। आपसे पूछा जाता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? इसका काम है वसा का निर्माण करना, यानी फैट, वसा को बनाना। यानी जितनी ऑयली चीज होती है, कैसी होती है भाई? स्मूथ होती है ना। तो स्मूथ वाले का काम क्या होता है? स्मूथ चीज का निर्माण करना, यानी वसा का निर्माण करना। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। लेकिन एक्चुअल में करता ही नहीं है। एक्चुअल में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। करता कौन है? राइबोसोम। कौन करता है? राइबोसोम। आपसे पूछा जा सकता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम प्रोटीन का निर्माण करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम इसका निर्माण करता है। यही तो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं राइबोसोम की तरफ। सुनिए राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम का काम, राइबोसोम की जो खोज हुई थी, किसने किया था? पैलाडे ने किया था। सुनिए, पैलाडे ने इसकी खोज किया था। इसका काम क्या होता है? अभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताया हूं कि प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना। अच्छा, कोई चीज अगर प्रोटीन का निर्माण करती है, किसी चीज का निर्माण करती है, उसको फैक्ट्री बोल सकते हैं ना, उस चीज की फैक्ट्री बोल सकते हैं ना। जो मान लो अगर कोई कंपनी है, वो क्या कर रही है? मोबाइल को बना रही है। ठीक है, मोबाइल फोन की बात कर रहा हूं, सेल फोन की। अगर कोई मोबाइल बना रही है तो क्या क्या कहा जाता है उसको? मोबाइल फैक्ट्री बोल सकते हैं ना। इसी प्रकार से अगर बॉडी में कोई ऐसा आपके बॉडी में कोई अंग है, यानी कोई सेल का पार्ट है या कुछ भी है जो एक चीज का निर्माण करता है, उसको फैक्ट्री हम बोल सकते हैं। जैसे अगर प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम कर रहा है तो राइबोसोम को क्या बोल सकते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट्स के बारे अगर आधार पे हम देखें, सेडिमेंटेशन का क्या कहता है कि अगर कोई चीज पानी में डाला जाए, चाहे बड़ी हो या छोटी, जो पहले जाएगा वो बड़ा माना जाएगा और जो बाद में जाएगा वो छोटा माना जाएगा। सेडिमेंटेशन का कहना ये है। सेडिमेंटेशन के आधार पर अगर देखा जाए तो राइबोसोम 2 प्रकार का होता है। एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S।
70s जो होता है छोटा होता है, एक इसमें पाया जाता है प्रोकैरियोट में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में पाया जाता है। जबकि 80s की बात करें ये बड़ा होता है जो यूकैरियोट में पाया जाता है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। सुनिए अभी तक कहां हुआ, ए हुआ राइबोसोम, यहां तक हो रहा था, ठीक है। सुनिए अगर मैं बात करूं यहां पे, एक बात ध्यान से सुनिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था भाई, ऊर्जा का निर्माण करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम गोल्जी बॉडी का। वैक्यूल्स का काम क्या था, वाटर का संग्रह करना, ठीक है। सेंट्रोसोम का काम क्या था, सेंट्रोसोम किसी चीज का, सॉरी सेल का निर्माण करना, मतलब डिवीजन करना काम था ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्तंभ का काम करता था। और इसका मतलब राइबोसोम, राइबोसोम का मतलब क्या होता है, क्या होता है भाई, प्रोटीन की कमी नहीं होने देगा, यानी प्रोटीन फैक्ट्री। समझ में आया। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की, यानी केंद्रक। न्यूक्लियस को सबसे पहले खोजा रॉबर्ट ब्राउन ने था, रॉबर्ट हुक नहीं खोजा था, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज किया था। देखो जो केंद्रक होता है इसको ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है, मतलब सेल का ब्रेन बोला जाता है। किसको, न्यूक्लियस को। सबको कंट्रोल में यही करता है भाई, न्यूक्लियस ही सबको कंट्रोल में करता है, इसलिए बोला जाता है ब्रेन ऑफ सेल। समझ में आ गया। अगली बात करते हैं, अगर कोई ब्रेन ऑफ सेल है तो उसको कंट्रोलर ही बोला जाता है। जैसे कोई हमारे ब्रेन को अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, कंट्रोलर तो बोल सकते हैं ना, इसलिए क्या बोल सकते हैं, इसको कंट्रोलर भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं केंद्रक में पाया क्या जाता है। केंद्रक में क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। क्रोमोसोम मैं डीएनए आरएनए वाले चैप्टर में पढ़ाया हूं। क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए आरएनए, यही तो बताया था, डीएनए और आरएनए होगा, उसके अंदर जीन होगा। केंद्रक के अंदर हमारे इतने पार्ट प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या, क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए और जीन भी होता है। अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस मांगे यहां पे बना दिया भाई, लो। यहां तक समझ में आया। सबको कंट्रोलर भी आ गया, सबका कंट्रोल करने वाला भी आ गया, इन सब का काम तो मैं बताया हूं, यही तो बताया। आगे बढ़ते हैं, लाइसोसोम की बात करते हैं। हाँ सुनिए लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। लाइसोसोम को सबसे पहले किसने खोजा था, डी डुबे ने सबसे पहले इसकी खोज की थी। बात करते हैं लाइसोसोम का काम क्या होता है। लाइसोसोम का काम होता है जल अपघटन एंजाइम की तरह काम करता है। किसकी तरह, जल अपघटन एंजाइम की तरह काम करेगा। अगर जल है तो उसको अवशोषित कर लेता है, ठीक है। इस वाले अगर मैं इस प्लांट में यहां पे बात कर रहा हूं, ये अवशोषित का काम करना है, यानी क्या, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम की तरह कार्य करता है। कोशिकी पाचन कर देगा, कोशिकाओं को अगर है उसका पूरी तरह डाइजेशन कर सकता है। कैसे, सुनिएगा। जैसे इसका सबसे पहले काम ये होता है कि मान लो यहां पे ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम है। अगर इसमें से कोई मान लो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स या सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम सब बोले हमें नहीं काम करना, हमें काम नहीं करना, तो लाइसोसोम का काम होता है कि इन सबसे ये सब बोलेंगे कि मुझे काम नहीं करना आज, तो लाइसोसोम क्या करता है, अपने आप को ब्लास्ट कर देगा, और जब अपने आप को ब्लास्ट करता है तो सबको मार देता है। लाइसोसोम जब अपने आप को ब्लास्ट करता है तो सबको मार देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी चोट लगती है, क्या लगती है, चोट। अगर मान लो किसी को चोट लगा यहाँ पे तो क्या हो जाता है, उतने दूर उतने जगह पे क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है।
तो क्या बोला जाता है, हल्दी प्याज रखो और क्या रखो, गर्म पानी से धुलो, उससे क्या होगा, वो जल्दी सही होगा। उससे क्या होता है, जब यहाँ पे चोट लगा है तो यहाँ का तो पूरा सेल डैमेज हो गया, यहाँ का अगर पूरा सेल डैमेज हो गया है तो उसके अगल बगल तो लाइसोसोम भी डैमेज हो जाएगा, यहाँ का लाइसोसोम भी डैमेज हो। तो जब हम पानी और गर्म पानी से धुलते हैं या हल्दी प्याज लगाते हैं, उससे क्या होता है कि अगल बगल वाले लाइसोसोम देखते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हो गया है, क्यों गर्म पानी से धुला जा रहा है। तो क्या होता है, वहाँ का लाइसोसोम निकल के यहाँ तक जाता है और अपने आप को क्या करता है, उन लोगों को रिपेयर करने का काम चालू करता है। लाइसोसोम का काम होता है, अगर कोई सेल डैमेज हो गया है, डैमेज हुआ है, तो उसको भी सही करने का काम करेगा, मतलब उसको हटा देगा पूरी तरह से। समझ में आ गया, अगर सेल कोई डैमेज हो गई तो उसको भी हटा सकता है। अगर इसमें से कोई काम नहीं कर रहा है तो उसको भी मार सकता है। लाइसोसोम का काम बहुत बड़ा होता है भाई हमारी बॉडी में। अगर लाइसोसोम ना रहें तो आपको एक बार चोट लगा तो दोबारा रिपेयर नहीं होगा। लाइसोसोम का ही काम होता है एक जगह से, तो हर जगह का लाइसोसोम निकल के क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा सेल को वहां पे रिपेयर करना चालू कर देते हैं। समझ में आया? इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, मतलब आत्महत्या थैली भी बोली जाती है। किसको? लाइसोसोम को। एटम बम की तरह काम करता है भाई। अगर कोई सेल, मान लो सेल काम नहीं कर रहा है तो उसी को ब्लास्ट कर देगा, तो एटम बम ही है, एटम बम की तरह काम करेगा। सुनिएगा, आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अगर आरबीसी का आप लोग सुने होंगे 120 दिन जीवन काल होता है, अगर आरबीसी में लाइसोसोम पाया जाता तो आरबीसी स्प्लीन यानी प्लीहा में जाके नहीं खत्म होती। स्प्लीन में जाता है, जब एक्सपायरी डेट हो जाती है तो आरबीसी स्प्लीन में चला जाता है, वहां पे उसको आत्मघाती थैली बोला जाता है। किसका? स्प्लीन को आरबीसी का आत्मघाती थैली बोला जाता है, यानी इसका कब्रिस्तान बोला जाता है स्प्लीन को। समझ में आया? लाइसोसोम कहाँ नहीं पाया जाता? आरबीसी में। समझ में आ गया? आपके बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है सिवाय आरबीसी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनिए, जीव द्रव की बात करते हैं, यानी प्रोटोप्लाज्म की बात करेंगे। ये जो जीव द्रव होता है यानी प्रोटोप्लाज्म होता है, एक कलरलेस होता है। क्या होता है? कलरलेस होता है। ये प्रोटोप्लाज्म दो प्रकार के होते हैं भाई, एक का नाम कोशिका द्रव और दूसरे का नाम केंद्रिका द्रव है, यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो भाई, एक सेल है, सपोज दैट एक सेल है, यहां पे न्यूक्लियस है, यहां पे न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो द्रव्य प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। इस द्रव्य, यहां पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर वाले द्रव्य को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और जबकि ये जो सेल है यानी क्या है? कोशिका द्रव है, यानी कोशिका के अंदर जितने भी द्रव्य प्रेजेंट हैं यहां पे जितने, वो क्या कहलाएगा? कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म। ध्यान से देखो भाई, ए है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जहां पे मैं बता रहा हूं ये सब क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। और यहां पे आपको सेल के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर जो देखने को मिल रहा है यानी कोशिका के अंदर, ये क्या है? साइटोप्लाज्म। इसका काम होता है, इसका काम क्या होता है भाई कि अगर यहाँ पे मान लो सबको इकट्ठा रख दिया गया एक पन्नी में और वहां पे कोई द्रव्य नहीं है तो सब आपस में टकरा के क्या हो जाएंगे? टूट सकते हैं। यही तो होगा। इसलिए क्या बोला जाता है कि उसमें द्रव्य रहता है तो एक दूसरे से अलग बना के रखते हैं। जैसे अगर द्रव्य बना रहे तो कोई चीज एक जगह पे आके इकट्ठा हो जाएगी, ये दोनों आपस में ही टकराएंगे। अगर द्रव्य है तो आपस में टकराने नहीं पाएंगे, यानी एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। समझ में आ गया? अगली बात करते हैं सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है। सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला की बात करते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, ओनली फॉर कहां पाई जाती है भाई? ओनली एनिमल्स में पाई जाएगी, सॉरी
ओनली एनिमल्स एंड जीवों में, छोटे छोटे जीवों में पाई जाती हैं, प्लांट में नहीं पाई जाएगी। किस में नहीं पाई जाएगी भाई? प्लांट में नहीं पाई जाती है। क्या? सिलिया और फ्लैजिला। सुनिए, इसका काम क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसे? ये सेल है, ठीक है, यहाँ पे हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बने होते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है? मूवमेंट करना या तो फीडिंग करना। जैसे यहाँ पे कोई चीज आ जाए, द्रव है, मान लो जल का है, तो अवशोषित करना स्टार्ट कर देती हैं इसी सीलिया के द्वारा। सीलिया या फ्लैजिला के द्वारा क्या करती हैं? अवशोषित करना स्टार्ट कर देती हैं, यानी फीडिंग का काम भी करती हैं और मूवमेंट का काम भी करती हैं। समझ में आ गया? सीलिया क्या होता है? फ्लैजिला भाई सुनो, अगर जो इस हेयर, इसमें जो हेयर बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे? फ्लैजिला, और जो हेयर छोटा होगा उसको सीलिया बोला जाता है। समझ में आया? जो हेयर बड़ा होगा उसको फ्लैजिला और जो हेयर छोटा होगा उसको सीलिया। समझ में आया? सुनिए, बात करते हैं लवक यानी प्लास्टिड की। लवक ओनली फॉर प्लांट में पाया जाता है, जो सबसे बड़ी होती है। अगर आप एनिमल्स में पूछा जाए कि एनिमल के सेल में सबसे बड़ा क्या है, तो आप न्यूक्लियस बताओगे। अगर प्लांट में पूछा जाए तो क्या बताओगे? प्लास्टिड बताओगे, सबसे बड़ी। अगर मैं बात करूं, प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, यानी लवक 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का मतलब हरित लवक। हरित लवक आप जानते होंगे, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। ये मैं प्रकाश संश्लेषण वाले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल से समझेंगे। अभी हम सेल के बारे में समझ रहे हैं तो वैसे ही समझेंगे। हरित लवक जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? पत्ती तथा तना में पाया जाता है। इसका काम होता है भोजन का निर्माण करना। भोजन का मतलब ग्लूकोज का निर्माण करना। कहां पे पाया जाता है? पत्ती तथा तना में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हरित लवक, यानी क्रोमोप्लास्ट। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, अब बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है एवर्डी लवक। एवर्डी लवक क्या होता है? एवर्डी लवक का काम होता है, जैसे ये कहां पाए जाते हैं? जड़ तथा मूल में पाए जाते हैं। इसका काम होता है भोजन का संग्रह करना। जैसे क्यों संग्रह करते हैं? रीजन ये होता है कि प्लांट का भी एक समय ऐसा होता है कि उसको भोजन पानी वहीं से अवशोषित करना रहता है, अपने अंदर से ही, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं रहती है। उसको बाहर से फूड नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि उसका भी एक लॉकडाउन रहता है भाई। जिस दिन उस पतझड़ का जो मौसम रहता है उसको फूड कहाँ से मिलता है? पतझड़ के मौसम से। पतझड़, जब पेड़ का एक पूरा पत्ता झड़ जाता है तो कहाँ से फूड मिलता है उसको? एवर्डी लवक के, यानी ल्यूकोप्लास्ट से उसको क्या मिलेगा? फूड मिलेगा। यही संग्रह करता है फूड का। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं, यानी वर्डी लवक की बात करते हैं। इसका भैया ना एक काम होता है भोजन को बनाना, ना भोजन को संग्रह करना। इसका काम होता है रंग प्रदान करना। जो आपका भोजन बना है उसको ये रंग प्रदान करेगा। किस कलर में होना चाहिए? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, केरोटीन। केरोटीन गाजर का कलर होता है। गाजर में कौन कलर देता है? केरोटीन। बीटानोन चुकंदर में, लाइकोपेन टमाटर में, जेंथोफिल जो पीले फल होते हैं उसको कौन कलर देता है? जेंथोफिल। कहां से मिलता है? क्रोमोप्लास्ट से। समझ में आ गया? इसका काम होता है फूड को बनाना, इसका काम होता है संग्रह करना, और इसका काम होता है रंग प्रदान करना। समझ में आया? सुनिए, अब बात करते हैं गुणसूत्र की, यानी क्रोमोसोम की बात करेंगे। सुनिएगा, जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम का जो काम होता है ये सुनिएगा। क्रोमोसोम जो होता है एक केंद्रक में उपस्थित होगा। अभी मैं बताया जो न्यूक्लियस है इसी के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। अब क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट होगा? क्रोमोसोम में डीएनए और आरएनए और जीन प्रेजेंट होती हैं क्रोमोसोम के अंदर।
ये मैं क्रोमोसोम का एक रफली स्ट्रक्चर बनाया हूं। इस स्ट्रक्चर के जैसा हमारे बॉडी में 46 गुणसूत्र होते हैं। एक गुणसूत्र ऐसे कितने होंगे? 46 गुणसूत्र होंगे। ये 46 को 23 पेयर लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हमारी बॉडी में भाई हर चीज लगभग पेयर में आई है। जैसे 2 आंख, 2 कान, ठीक है, जबड़े 2 नाक, ठीक है। मैं बात करता हूं किडनी की, ये भी 2 है। तो लगभग 2 हाथ, 2 पैर, लगभग बॉडी का आधा से ज्यादा चीज क्या है? सिमेट्री के मतलब वो 2 है, यानी पेयर में है, इसलिए हम इसको पेयर में लिखते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। मानव की बात कर रहे हैं। अब मानव में मैं अगर मेल की बात करूं तो इसमें कितने होंगे? इसमें भी 46 और फीमेल में भी 46। ये जो 44 इधर है, 44 इधर है, ये दोनों सिमेट्री होते हैं, मतलब एक जैसे ही होते हैं। इसमें कोई चेंज नहीं होता। चेंज किसमें है? सिर्फ 2 में, या तो x होगा या तो y होगा, या तो x होगा या तो y होगा। और जबकि इसमें बात करते हैं x या x होगा। चेंज यही आता है किसी के जनन अंग की जो बात कर रहा हूं ना, जनन चीजों की, इसमें चेंज कौन लाता है भाई? यही 2 क्रोमोसोम लेकर आते हैं, 2 और कहीं से कोई चेंज नहीं होता। वैसे तो बॉडी, बच्चा देखते होंगे जब बच्चे पैदा होते हैं, लड़की हो या लड़का हो, तो उसका बॉडी का स्ट्रक्चर लगभग सेम ही होते हैं जनन अंग को छोड़ के, ठीक है। तो जनन अंग को निर्धारित कौन करता है? यही 2 क्रोमोसोम करते हैं। समझ में आ गया क्रोमोसोम की? देखो भाई ये लेक्चर थोड़ा बड़ा लग रहा है, क्यों? रीजन ये है कि सेल इतना आसान नहीं है सेल के बारे में समझना। सेल को हम बहुत डीपली से समझ रहे हैं। वैसे नीट और एम्स के लिए भी नहीं है, क्योंकि उसमें और ज्यादा डीपली से पढ़ना पड़ता है। अदर कंपटीशन के लिए सिर्फ यहीं तक पूछा जाता है। समझ में आया? अगली क्लास में जब हम मिलेंगे पार्ट 3 में, उसमें हम समझेंगे टाइप ऑफ सेल। समझ में आ गया? सेल के बारे में डिटेल से और भी समझना है अभी हम लोगों को। अभी आज की क्लास में यहीं तक रोकना चाहता हूं। थैंक यू क्लास।